के शो में। एसबीसीए के बदउनवान नासिर ने किस तरह शहर को अरबों रुपए रिश्वत के एवज तबाह कर दिया। एसबीसीए के बदउनवान मुअत्तल अफसरान की आपस में गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजरे आम पर। मुअत्तल अफसरान अपने खिलाफ इंक्वायरी रुकवाने के लिए सरगर्म, सनसनीखेज इंकिशाफात। डायरेक्टर एसबीसीए आदिल उमर के ड्राइवर का हैरानकुन एतराफी बयान। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफान खान। आज अहम तरीन मामलात आपके सामने रखेंगे और ये अहम तरीन मामलात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। यकीनी तौर पर यहाँ पर हम जब हादसा देखते हैं रोनमा होते हुए, जहाँ पर 15-15, 16-16 शहरी, और इनको हम शहीद कहेंगे क्योंकि मासूम जाने हैं, इसमें खवातीन, बच्चे और जो भी शहीद होते हैं जब बिल्डिंग कोई कोलैप्स होती है कोई वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से। और ये जो लफ्ज है वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये इसलिए है जी कि यहां पर चंद अफसरान रिश्वत के एवज, और रिश्वत भी भारी भारी भरकम रिश्वत के एवज, न सिर्फ अपने जमीर का सौदा करते हैं बल्कि ऐसे बायलॉज और ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ब्रीच करके, वायलेशंस करके इस तरह की इमारतों की इजाजत देते हैं जिसके बाद इस शहर में हादसात होते हैं। पैसों के एवज अपने जाती मफाद या इस पूरी माफिया जो इस पर सरगर्म है, जिसमें मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद अफसरान नहीं, इसमें यकीनी तौर पर वो बिल्डर अनासिर भी मुलव्वस होते हैं जो जिनका फायदा इसमें होता है, यानी वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो भी शामिल होते हैं। और ये मिली भगत के बाद इस तरह की इमारतों को रेगुलराइज किया जाता है और इन बायलॉज को तोड़कर, इन वायलेशन को तोड़कर ये सब होता है। फिर ऐसे ऐसे अफसरान एसबीसीए के जिनके घरों पर जब छापे पड़ते हैं तो वहां से सोने बरामद होता है, कैश बरामद होता है, प्राइस बॉन्ड्स बरामद होते हैं, गाड़ियां, लहीम शहीम गाड़ियां मर्सिडीज से लेकर टोयोटा प्रीमियो और दीगर गाड़ियां बरामद होती हैं। जब नैब तहकीकात करती है तो जिस तरह आदिल उमर जो डायरेक्टर एसबीसीए के, हमारी आदिल उमर साहब से कोई जाती हमारी नहीं है, आदिल उमर हो या इसके अलावा और डायरेक्टर्स हो, हम सबको बेनकाब करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, और इनको भी हम बाकायदा सवालनामा भेजकर उसके बाद मौकिफ के लिए राब्ता करके फिर हम आपके सामने ये पूरा प्रोग्राम हाजिर जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि जब आदिल उमर साहब और इस तरह के और अफसरान जिन पर नैब हाथ डालता है तो फिर ये महंगे वकील के जरिए और फिर दीगर हवालों से एक प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं और नैब की गिरफ्त से वक्तन तो बच जाते हैं। लेकिन नैब की तफ्तीश में जो चीजें सामने आती हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। उस तफ्तीश के मुताबिक जब नैब तफ्तीश करती है तो नैब बताती है कि उनके एक नहीं, इस शहर के बहुत से इलाकों में कई प्लॉट्स हैं, कई मकानात हैं, कई घर हैं, न सिर्फ उनके नाम, उनकी अहलिया के नाम, उनके बच्चों के नाम, उनके भाई के नाम, उनके दीगर रिश्तेदारों के नाम, उनके एक एक ब्रांच में बैंक की 16 बैंक अकाउंट से इसकी नैब तफ्तीश करती है। इसी तरह से उनके प्राइस बॉन्ड्स की फहरिस्त इतनी तवील है कि उस प्राइस बॉन्ड की फहरिस्त को हम 2 या 3 सफात पर मुश्तमिल देखते हैं नैब के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और यही उनका हाल उनके पास से कैश बरामद होता है या जो उनकी गाड़ियां जो उन्होंने खरीदो फरोख्त की पिछले कुछ अरसे में, उनकी फहरिस्त हमारे सामने आती है। अब ये तमाम चौंका देने वाले इंकिशाफात हैं और हैरानकुन इंकिशाफात हैं कि आखिरकार बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स कितना पैसा बना चुके हैं। और फिर मैं कहता हूं आदिल उमर नहीं, जितने भी अफसरान बैठे कितना पैसा बना चुके हैं, आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन क्यों नहीं होता। आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस हवाले से इस पूरी जो चेन है इसके अंदर हम और क्या बेनकाब करने वाले हैं। इससे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो रोशन शेख साहब जो लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी हैं, उनका वो नोटिफिकेशन दिखाएंगे जिसमें तकरीबन 28 अफसरान को बदउनवानी और करप्शन नाम पर एक नोटिफिकेशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आया जिनको मुअत्तल किया गया। ये मुअत्तली 28 अफसरान की बड़ी अहम है। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए आपके सामने ये जरूर रखेंगे क्योंकि क्या ये मुअत्तल अफसरान 6 हफ्ते की इस इंक्वायरी कमेटी से बच जाएंगे, इस इंक्वायरी से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, ये सारे अहम सवालात आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। क्या ये फ्रूटफुल होगी, मौसर होगी, या एक और इंक्वायरी, एक और कागजी कार्रवाई, एक और फाइल जो कि फिर किसी बंद दराज में पड़ी रहेगी सालों तक जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आज इस सवाल का जवाब भी इस प्रोग्राम के जरिए आप हासिल कर पाएंगे। और बहुत से अहम अंदरूनी इंकिशाफात, आपस की बातचीत इन डायरेक्टर्स की जो वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम आगाज करते हैं आदिल उमर साहब जिनके एसेट्स, उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके प्लॉट्स, उनके प्राइस बॉन्ड्स, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आपके सामने रखी थी, दीगर कारोबार की तफसीलात सामने रखी थी। आज आपको बताते हैं कि एक नायब कासिद सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का, वो नायब कासिद एक एतराफी बयान जारी करता है। उस एतराफी बयान में वो कहता है कि वो मुलाजिम की हैसियत से उनका ड्राइवर, उनके घर के काम डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी आदिल उमर के करता रहा।
उसने क्या एतराफ किया इस वीडियो में आप सुन सकेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से लेयरिंग की गई, यानी फ्रंट मैन के जरिए, ड्राइवर और उसके खानदान के जरिए बैंक अकाउंट्स खोले गए जहां से बिल्डर्स से रिश्वत ली जाती थी और वो किस तरह से पूरी ट्रेल बनती थी, उसका अंदाजा लग सकेगा। नैब की तहकीकात में भी शायद ये कारामत साबित हो। लेट्स हियर दिस के क्या कहा इस ड्राइवर ने। पहले इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। लेट्स हियर दिस। मैं नवीद अहमद खान, वल्द खलील अहमद खान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नायब कासिद हूँ ऐसा, और आदिल उमर सिद्दीकी के साथ मैं सन 2000 से उसके साथ हूँ। उसके घर पे ऐसा मुलाजिम काम करता था। मुलाजिम के साथ साथ समझ ली कि मैं उनके घर के सारे काम मैं ही देखता हूँ, तकरीबन बच्चों को लेके जाना आना, घर के जो भी हैं सौदा सरफ सारे काम, बैंक के जो काम थे उसके चेक वेक जमा कराने, अब कैश निकाल के लेके आना, सारे काम मैं ही करता रहा। और फिर उसने मुझे बोला कि अपनी फैमिली के नाम पे अकाउंट खोलने के लिए। मैंने अपने नाम पे अकाउंट खोला था। मेन अकाउंट में जो पैसे आते थे वो आदिल उमर सिद्दीकी के थे, जो रिश्वत के पैसे आते हैं चेक की सूरत में, तो उसने वो मेरे अकाउंट में जमा करता था और उनसे फिर वो पैसे निकाल के अपने जराए में जो जो उसने परचेज करने कोई चीज़ें हैं तो वहाँ उनमें यूज़ करता था। फिर अकाउंटों को फिर मेरे क्लोज करवा के उसने बोला तुम किसी और का अकाउंट, अपनी फैमिली के अकाउंट खोल लो। तो मेरे घर वालों को मुझ पर एतबार था, उनको नहीं पता ये रिश्वत का पैसा क्या है क्या नहीं। उन्होंने मुझे भरोसा करा और मुझे शनाख्ती कार्ड कॉपी दे दी थी और मैंने उनके नाम पे अकाउंट खोले थे, जिसमें सिर्फ ये आदिल उमर सिद्दीकी का पैसा आता था, जो रिश्वत का पैसा था सारा। तो उसके बाद ये कि नैब की रेड पड़ी है घर के अंदर, जो इनके घर पे कुछ निकला सामान वगैरह, तो कुछ चीज़ें तो मैं लेके वक्त पे निकल गया था, जो मैंने वक्त इसको वापस कर दिए। उसके बाद फिर नैब ने मुझे बुलाया वहाँ पर पूछताछ करने के लिए, तो मैंने जवाब दिया ठीक है मेरे नाम पे अकाउंट थे, मेरी फैमिली के नाम पे अकाउंट जो निकले उनमें सारा पैसा किसका है। तो मैंने ऐसा वो आदिल उमर सिद्दीकी का पैसा है, इसमें आप चेक कर लीजिए, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ना मेरे नाम पे कुछ है, तो ना मेरी इतनी हैसियत है। ये एक ड्राइवर है, एक डायरेक्टर का एक ड्राइवर है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के। तो ये पैसा किस तरह से आया, किस तरह गया, किन के अकाउंट्स में गया, क्या क्या फ्रंट मैन थे, ड्राइवर और नायब कासिद का के फैमिली अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हो रहा था, ये बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं। सनसनीखेज तो हैं ही, लेकिन ये ऐसे हैं जिनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और मामलात को यकीनी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोग्राम में आपके सामने वो गुफ्तगू भी रखते हैं जिस गुफ्तगू से आपको अंदाजा होगा कि ये मुअत्तल असरान के हुए आपस में गुफ्तगू में क्या क्या बातें हो रही हैं। इन मुअत्तल असरान की आपस में गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये तो सवाल उठा ही रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी क्या नहीं होगा, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि इस इंक्वायरी कमेटी के साथ क्या होगा या क्या समझते हैं लोग क्या होगा। लेकिन ये मुअत्तल असरान ये कहते हैं जी कि क्या सिर्फ हम करप्ट हैं, यानी मिसाल के तौर पे राशिद नारेजो जो डिप्टी डायरेक्टर, मुअत्तल डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का, ये उसकी ऑडियो बाइट, साउंड बाइट आप सुन सकेंगे, जो उसने दूसरे अफसर से बात करते हुए उसने बताया जी कि क्या सिर्फ मैं करप्ट हूं, क्या सिर्फ आदिल उमर करप्ट है, क्या ये 4-5 नाम यही करप्ट है, राजू करप्ट है, 2-3 नाम और लेता है। तो उसने कहा एक बिल्डिंग के हर फ्लोर पर 5-5 इम्तियाज शेख मौजूद हैं, तो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी पूरा करप्ट है। उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये पूरी भेड़े हैं, भेड़े जहां पर करप्शन निस्बत है, सारे ये सब भेड़े हैं जो पैसा कमा रही हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा है नरेजो ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। वालेकुम सलाम जमाल भाई, मैं आपको तकरीबन 9:13 से कॉलें कर रहा हूँ, मुसलसल कॉल्स कर रहा हूँ, बट भाईजान आपका नंबर ऑफ आ रहा था, तो मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं बिजी होंगे या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे होंगे कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं होंगे। भाईजान मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जमाल भाई कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बावर कराना चाह रहा हूं कि करप्ट सिर्फ राशिद नारेज और जमाल है, शहजाद खोखर है, जमील मेमन साहब है, आदिल उमर साहब है, राजू भाई है, रियाज भाई है, XYZ सारे हमारे दोस्त हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल में ऐसी 100 बेड़े। मैंने उस दिन भी, जिस दिन जफर साहब के साथ मुजाहरा हुआ था या मनाजरा हुआ था, जो भी हुआ था कॉन्फ्रेंस रूम में, सारे दोस्त थे, तो मैंने उस वक्त भी इम्तियाज शेख की फेवर इस बात पे की थी कि मैंने ये कहा था कि हर फ्लोर पे 5 इम्तियाज शेख हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता, एक इम्तियाज शेख को पकड़ लेते हैं। आज वो राशिद नारेज और वो जमाल भाई हैं। जमाल भाई मैंने आपको 10 मरतबा रिक्वेस्ट की है और आपने 10 मरतबा आपने ओब्लाइज किया मुझे, तो यार कहाँ पे आप गलती करते हो। सर जमील साहब के लिए एक मखसूस लॉबी है जो काम करती है, मैंने सर जमील साहब के साथ काम किया है, जमील मेमन साहब के लिए मैंने सर को जब जहां जो रिक्वेस्ट की सर ने ओब्लाइज की। उस बात के बाद राजू भाई को ले लें, राजू भाई को मैंने जब जहां जो रिक्वेस्ट की राजू भाई ने मुझे ओब्लाइज किया, और राजू भाई भी गवाही देंगे इस बात की कि राजू भाई ने मुझे जब जो बोला मैंने भी उसको ओब्लाइज किया। इसी तरह रियाज भाई हैं, इसी तरह शहजाद है, इसी तरह आसिम है, इसी तरह सारी बातें।
तो भाईजान मैं इस चीज को सिर्फ बावर करना चाह रहा हूं कि यार मैं राशिद नारजो जमाल भाई कहां गलत हैं? हमने किसको ओबलाइज नहीं किया? हमने कहां ओबलाइज नहीं किया यार? हम इसलिए गंदे हैं कि हम हक सच की बात करते हैं। अगर गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, तो उस पर हटती है लोगों की, अली मेहदी की, सरफराज हुसैन की। इन से पूछो कि ये कौन से दूध के धुले में यहाँ पे यार कि ये बातें करते हैं यहाँ पे जमाल भाई। थैंक यू यार जमाल भाई, आपने ओबलाइज किया, आपने रेस्पॉन्स दिया, थैंक यू। इंशाल्लाह सुबह बात होगी, सुबह मिलेंगे और सबको आईना दिखाएंगे, सबको आईना दिखाएंगे। मैं तमाम दोस्तों को इस बात पे गवाह बना के बोल रहा हूं, सबको आईना दिखाएंगे। मैंने जिस डायरेक्टर को 61 लाख रुपए दिए ना गुलशन 1 के, मैं उस सरफराज हुसैन को सुबह बताऊंगा कि मैंने 61 लाख रुपए किस चीज के दिए हैं। 61 लाख रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, आप सुन रहे हैं, 61 लाख रुपए की बात हो रही है। बार बार बात हो रही है कि मैंने ओबलाइज किया, मैंने ओबलाइज किया, और मकसद ये था कि सिर्फ मैं क्यों मुअत्तल हुआ हूं, मुअत्तल तो दीगर को भी होना चाहिए, क्योंकि दीगर भी करप्ट हैं, उतने ही करप्ट हैं या मुझसे ज्यादा करप्ट हैं। और ये बात नोटिस में आनी चाहिए तमाम अफसरान, तमाम हायर अथॉरिटीज के और नैब के। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरा का पूरा नेटवर्क है, पूरा माफिया है, जो मुबैना तौर पर जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि 61 लाख रुपए और क्या क्या बातें होंगी। इसी तरह जो मंथलियां इस पर हैं, इन मंथलियों के हवाले से अल्ताफ खोकर से आदिल उमर की भी गुफ्तगू ये उन्होंने ग्रुप पे शेयर की अपने व्हाट्सएप कि जी आप अगर हमारे साथ हैं तो ये इंफॉर्मेशन फराहम करें कि ये इस पर मंथलियां कौन लेता था। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था स्पेसिफिकली आदिल उमर की गुफ्तगू है, लेट्स हियर दिस। अल्ताफ खोकर साहब जरा एक इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि जमशेद टाउन की मंथलियां पिछले महीने तक कौन उठा रहा था। ये इंफॉर्मेशन आप जरा इस ग्रुप पे प्लीज इस ग्रुप पे दे दे, अगर आप हमारे साथ हैं तो उसकी मंथलियां कौन उठा रहा था, या आपको पता है और मुझे भी पता है, लेकिन आप खुद अपनी जबान से बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद फिर जिस डायरेक्टर का जिक्र हुआ जी सरफराज, उसी के हवाले से फिर आदिल उमर साहब ने मजीद क्या कहा। लेकिन इसमें जो ये ऑडियो बाइट है, इसमें आप ये समझ सुन सकेंगे कि स्पेसिफिकली ये जो मौजूदा तहकीकाती कमेटी, कौन सी तहकीकाती कमेटी, जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने कायम की थी कमेटी, वो कमेटी क्या अपने नताइज तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, इसके बारे में, यानी इसको मैनिपुलेट करने के बारे में ये जो मुअत्तल अफसरान है ये कितने पुरुमीद है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो ऑडियो होगा आप जो सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो आपस में बातचीत है इन मुअत्तल अफसरान की, इसमें ना सिर्फ ये जिक्र करते हैं कि ये पैसे कहां किसको दिए जा रहे थे और कौन से दीगर अफसरान करप्ट हैं, बल्कि इसमें यह भी जिक्र है कि किस तरह से, किस तरीके से ये पुरुमीद है कि आगे चलकर कुछ दिन बाद ये इंक्वायरी जो कायम हुई है कमेटी, ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगी, ये इफेक्टिव नहीं होगी, ये मौसर नहीं होगी और ये फाइल ऐसे ही बंद हो जाएगी। इस बारे में उम्मीद दिलाते हुए अपने दीगर अफसरान को आदिल उमर डायरेक्टर एसबीसी क्या कह रहे हैं, लेट्स हियर दिस। हाँ भाई, हमारी इंफॉर्मेशन कैसी रही सरफराज साहब की मंथली उठाने की, ये पॉइंट आप लोगों को मैंने एक और निकाल के दे दिया है, ठीक है। ये हटने के बाद भी मंथलियां उठा रहे हैं वहां से, ये है बाइसनेस नहीं है, ये पॉइंट भी कल उठाया जाएगा, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट कि मंथलियां ये उठा रहा था। दूसरी बात यह है कि कल आप लोग परेशान नहीं हो, चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी से और मिनिस्टर से इंशाल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएगा। ये मामला कल नहीं हल होगा, ये परसों के बाद हल होगा, यानी मंडे को हल होगा, फिर उसके बाद मंडे आ जाएगी। 6 तारीख को केस लगा हुआ है, 6 को ये प्रेजेंट नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी इंक्वायरी होगी तो उसके बाद ये प्रेजेंट करेंगे और ये इंक्वायरी में लिख देंगे कि ये विड्रॉ कर लेंगे अपना लेटर। विड्रॉ नहीं करेंगे, इंक्वायरी को फाइनलाइज करेंगे कि इनमें से कोई वो नहीं है। जो आज हमने लेटर भेजा है उसके हिसाब से वो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, वर्किंग करके और उसके अंदर ये फाइनलाइज करेंगे, रिकमेंडेशन दी जाएगी कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और तमाम बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स की इंक्वायरी की जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह हम यही कराएंगे। अब बाकी नारेजो वगैरह है, आगा इरफान है, ये लोग सारे उस कोशिश में लगे हुए हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि वहाँ हमारी पहुँच नहीं है, इन लोगों की है। तो ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको फॉलो अप रखें। थैंक
तो ये आप सुन रहे थे इस वक्त, ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, अगर इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं जाके, क्योंकि इस इंक्वायरी कमेटी के ऊपर भी काफी एतराजात और इस पर भी काफी जिसे कहा जाए कि प्रेशर डाला गया, फिर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिस में जाके खड्डे हुए, वहां पर भी इस पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। लेकिन ये इंक्वायरी कमेटी क्या किसी नतीजे पहुंच पाएगी? ये अल्फाज जो आपने सुना ये बड़े अहम है, क्योंकि इसमें कहा गया है जी कि ये जो 6 तारीख को ये प्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर इसके अंदर इन्होंने कहा जी कि ठीक है इसके बाद ये हमारी इंक्वायरी होगी, इसके बाद ये प्रेजेंट नहीं करेंगे और ये इंक्वायरी में लिख देंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये उसके बाद इंक्वायरी को फाइनलाइज करेंगे कि इनमें कोई वो नहीं है जो आज हमने लेटर भेजा है, मतलब ये उम्मीद दिला रहे हैं आदिल उमर साहब दीगर डायरेक्टर्स को कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमने लेटर भेजा है उसके हिसाब से इस पर वर्किंग करेंगे, वर्किंग करके उसके अंदर ये पॉइंट फाइनलाइज करेंगे कि रिकमेंडेशन दी जाएगी कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो तमाम बिल्डिंग कंट्रोल की इंक्वायरी की जाए, यानी तमाम बिल्डिंग कंट्रोल की इंक्वायरी की जाए। इस लेटर के बाद ये होगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग परेशान ना हो। फिर इसमें यह भी कहा जाता है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में 2 अफसरान है जिनकी ज्यादा अच्छी पहुंच है, तो आप उनसे फॉलो अप में रहें, क्योंकि मेरी पहुंच या हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। उन अफसरान के नाम बताए जाते हैं, एक का नाम नारेजो और दूसरे का नाम आगा इरफान बताया जाता है कि ये 2 अफसरान ऐसे हैं जो सिंध सेक्रेटेरिएट से राब्ते में हैं और इनकी पहुंच है वहां तक, तो इस हवाले से ये जो है कुछ ना कुछ वहां से भी काम को रुकवाने में मदद फराम करेंगे। इस अहम तरीन साउंड बाइट के बाद यकीनी तौर पर हम उम्मीद रखते हैं जी कि जो अथॉरिटीज इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं इस अहम तरीन मामले की, वो न सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करेंगी कि बल्कि कि ये जो इस वक्त मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट बियॉन्ड मींस हुआ है, ड्राइवर की गुफ्तगू जो हुई है कि मेरे नाम पर अकाउंट्स थे, बल्कि इसकी भी तहकीकात की जाएगी कि इस इंक्वायरी जिसका नतीजा अभी आना है उसके नतीजा आने से कबल ही ये नताइज एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये होगा, उस डेट को ये होगा, तारीख के साथ बताए जा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा ये बताया जा रहा है, और ये साथ साथ बताया जा रहा है कि कौन सा अफसर कहां राब्ते में है और वो किस तरह से इस इंक्वायरी को रुकवाएगा। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, ये वो बुनियादी सवाल है जो आज प्रोग्राम में उठा रहे हैं। इस हवाले से आपने जो ऑडियो टेप सुने, जो ऑडियो लीक सुनी, इस पर जो आपस की गुफ्तगू सुनी, इसका एक जो अंदाजा या रिकैप करते हुए आपके सामने रखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मामला है कितना सीरियस और फौरी तौर पर एक्शन की जरूरत है। यानी आपको इससे अंदाजा होगा कि ये करप्ट अफसरान अपने खिलाफ इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए सरगर्म अमल है। अगर SBCA के अफसरान की आपस में गुफ्तगू जो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है, इसकी जो डिटेल्स जैसे क्रक्स आपके सामने रख सके, तो इसमें अगर आप देख सकेंगे कि बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि इस कार्रवाई यानी जो इंक्वायरी कमेटी है इसको रुकवाने की पूरी तरह से कोशिश की जाए, और ये तसल्लियां भी आदिल उमर साहब की तरफ से दी जा रही हैं। अगर उनकी स्टेटमेंट को सामने रखते चले तो उन्होंने इसमें कहा जी कि आप लोग परेशान मत हो। इसी तरह डायरेक्टर SBC आदिल उमर साहब ने कहा कि करप्शन तहकीकात का मामला चीफ सेक्रेटरी और वजीर बल्दियात से हल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है। करप्ट अफसरान के खिलाफ तहकीकात निपटा दी जाएंगी, ये तसल्ली इन्होंने दी आगे। इन्होंने कहा कि तहकीकात का दायरा SBCA के तमाम अफसरान तक बढ़ाया जाएगा। राशिद नारेजो और दीगर अफसरान सिंध सेक्रेटरीट से मामला बेहतर करवा रहे हैं। डायरेक्टर सरफराज हुसैन जमशेद टाउन से हटने के बाद भी महाना वसूलियां कर रहे हैं, यानी महाना उनको भी मिल रहा है। इन ऑडियो टेप्स में राशिद नारेजो ने कहा जी कि करप्ट सिर्फ राशिद नारेजो, जमाल, आदिल उमर, शहजाद खोकर, जमील मेमन या राजू भाई है, खाली सवाल उठाया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में हर फ्लोर पर इम्तियाज शेख जैसे 5 अफसरान मौजूद हैं। ये तमाम चीजें जी इस पर तहकीकात तलब हैं। ये जो इस पर बातें हैं ये बड़ी तहकीकात तलब और अहम है। जो जिन अफसरान के नाम इन ऑडियो टेस्ट में लिए गए हैं उसमें से कुछ एक आध मुअत्तल है और 2-3 ऐसे हैं जो मुअत्तल नहीं है। उनके खिलाफ हम कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बात उसमें की गई है उनकी पिक्चर्स आपके सामने या उनके डेजिग्नेशन बताते चले। इसमें एक अब्दुल हमीद जरदारी का जिक्र है जो कि डायरेक्टर SBC हैं, एक अली मेहंदी का जिक्र है जो कि डायरेक्टर SBC हैं, एक जमील मेमन का जिक्र है जो कि मुअत्तल शुदा डायरेक्टर SBC हैं, और एक सरफराज जिनके बारे में 61 लाख का जिक्र है, सरफराज हुसैन, ये डायरेक्टर SBC हैं। ये वो अफसरान है जिनकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक इंसिडेंट रिपोर्ट भी आपके सामने हम रख देते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि जब ये फैसला आया कि इन 28 अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा तो उसके बाद SHO को खत लिखा SBCA ने, जिस खत में खुलेआम रिट चैलेंज करना दहशतगर्दी आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने,
क्योंकि इसमें लिखा है एसबीसीए के अफसरान जो डायरेक्टर मेंटेनेंस है उनकी तरफ से कि आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑन 4 मार्च 2020 at 11:40 AM a mob का इस्तेमाल किया of about 25 to 30 employees entered the premises of Sindh Building Control Authority and started shouting and abusing the officers and staff of SBCA. They have managed to enter the office of Director General and created nuisance hurdled in the lawful official duties. It is therefore requested to consider this latter as an information and provide us due security to avoid such incidents. तो ये बेसिकली पुलिस को कंप्लेन दर्ज हो चुकी है इनके खिलाफ कि इन 25-30 अफसरान ने डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में घुसकर हंगामा आराई करी। अब ये अहम तरीन शवाहिद के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसबीसी खुद भी खामोश हो गया। ये डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ है कि वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैन अली साहब हमारे साथ सीनियर नुमाइंदे, हमारे सीनियर सहाफी हैं, मौजूद हैं, आपकी रीड भी है, कवर भी करते हैं, इन डेप्थ समझते हैं सारे मामलात को। जैन आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर ज्वाइन किया। आखिर हो क्या रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और ये ऑडियो लीक्स होने के बाद की क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर बात की जाए इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से तो इंतज़ामी तौर पर जो है वो बहुत सारी कोताहियाँ कमी होती बिल्कुल नज़र आती है एसबीसीए की जानिब से, और ख़ास तौर पर ये अफसरान जो मुअत्तल हुए हैं और वो इस इल्ज़ाम पर मुअत्तल हुए हैं कि उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उसके बाद अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके मामलात और उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ये मुअत्तल होने के बाद भी ये जितने भी अफसरान हैं वो बहुत मजबूत पोजीशन पर मौजूद हैं। ना सिर्फ खुद मजबूत पोजीशंस पर मौजूद हैं बल्कि वो लोग जो जूनियर ऑफिसर्स हैं यानी जो नीचे की सतह पर काम करने वाले अफसरान हैं उन्हें भी जो है ये हौसला देते हुए, दिलासा देते हुए नजर आते हैं कि जी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये मामलात, इंक्वायरी, मुअत्तल होना, ये सारी चीजें रूटीन की प्रैक्टिस की तरह वो उनको ट्रीट करवाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तमाम तर मामलात, इंक्वायरीज जो है वो बैठ जाएंगी, सारी चीजें सर्द खाने की नजर हो जाएंगी और ये तमाम तर लोग जो है वो बहाल हो जाएंगे। जिस तरीके से सूरत हाल रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, खासतौर पर अगर शहर के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई अफसोसनाक मामलात हैं। गुज़िश्ता रोज के जो वाकया है वो हमारे सामने है। इसी तरीके से इस साल की अगर बात की जाए तो अब तक 3 से 4 बड़े वाकयात जो है वो हो चुके हैं जो बराह रास्त इस बात का सबूत है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उन्होंने करप्शन के, उन्होंने माली तौर पर फवाइद हासिल करने के लिए जो है वो ऐसे इकदाम किए जिनसे इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ और उन्होंने अपने माली फवाइद हासिल किए हैं और गैर कानूनी तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर खामोशी इख्तियार की है या उन्हें इजाज़त दी है। कराची के किसी अभी जिन 2 टाउन्स की बात की गई इस ऑडियो के अंदर भी और इसके अलावा भी जो नज़र आता है, अगर बात की जाए सिर्फ जमशेद टाउन की तो वहाँ आपको नज़र आता है मज़ार कायद के सामने किस तरीके से जो है वो बेतहाशा पोर्शंस जो है वो तामीर वहाँ किए गए हैं। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का इलाका कहलाता है, इसी तरीके से बहादराबाद का इलाका नजर आता है, इसी तरीके से जमशेद रोड का इलाका है, तीनट्टी है, नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है, जहां पर ये बेतहाशा पोर्शंस जो है वो बने हैं और जिस तरीके से पैसे की लेन देन की बात की जा रही है वो भी सबके सामने है। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि कराची शहर में अगर आपने तामीरात करवानी है, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करवानी है या फ्लोर्स डलवाने हैं तो हर फ्लोर का इलाके के हिसाब से जो है वो एक पैसों का रेट तय है और वो जो वहां का मुतालिका अफसर होता है उस तक पहुंचा दिया जाता है। एक पूरा सर्कल है जो चल रहा है और अब जब सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है, तकरीबन 28 अफसरान और एहलकार जिसमें शामिल है उन्हें जो है वो मुअत्तल किया गया है। एक बेहतर अंदाज में अगर ये कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात जमा कराए, इस मामले को इसकी तहकीकात की जाए कि ये क्या मामला है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस वक्त ये समझा जाता है कि सोने की चूड़िया एक इदारे के तौर पर ये कराची में तस्वुर किया जाता है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की जो है वो रेल पेल की बात की जाती है। अगर सिंध हुकूमत संजीदा है इस मामले को बेहतर करने के लिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बेहतर बनाने के लिए, तो जरूरी होगा कि इन तमाम तर जिन अफसरान को उन्होंने मुअत्तल किया है, लाजमन सी बात है अगर उन्होंने सस्पेंड किया है तो कुछ शवाहिद उनके पास भी मौजूद होंगे क्योंकि 28 लोगों को ही नॉमिनेट किया है जबकि इसके अलावा कई सारे अफसरान हैं जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस वक्त भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और खासे अरसे से काम कर रहे हैं। अगर इन 28 लोगों को पॉइंट आउट किया गया है तो लाजमन सी बात है कि इन 28 अफराद के खिलाफ हुकूमत सिंध के पास भी कुछ ना कुछ, लोकल गवर्नमेंट के पास जो कुछ ना कुछ शवाहिद या कुछ ना कुछ बातें मौजूद या कुछ केसेस मौजूद होंगे जिनकी रोशनी में यह फैसला किया गया है। होना तो यह चाहिए था कि ये तमाम तर अफसरान को जो है वो तहकीकात के लिए बुलाया जाता है या इन्हें सस्पेंड होने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन ये तो जिस तरीके से अभी भी अपने इदारे के और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के जो टाउन्स में इनके मामला जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं तो उसमें तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये मुअत्तल हुए हैं या ये अपनी सीट पर
पर नहीं है। एक ऐसा मालूम होता है जैसे एक नेटवर्क है, कोई चेन है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर मौजूद है, जो इन अफसरान को सस्पेंड होने के बाद भी पावरफुल रखी हुई है, और वो इतनी आसानी से ये बात कह रहे हैं कि जो 28 लोग मुअत्तल हुए हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। वो परेशानी की बात नहीं है। मतलब हैरत की बात है कि हुकूमत सिंध ने जिन लोगों को मुअत्तल किया है तहकीकात के लिए, वो इतने पुरुमीद हैं कि वो वापस बहाल हो जाएंगे, और उनकी तमाम तर चीजें पिछले 3 साल 2 साल से सबके सामने नैब में मामलात हैं, इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं वहां पर मामलात हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी लिए बैठे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बल्कि दीगर इदारों में भी जो करप्ट अफसरान है उनकी हौसला अफजाई होगी और वो बआसानी ये तमाम तर मामला सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन जैन ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसके बारे में तो इन्होंने इसके रिजल्ट्स पहले से बता दिए हैं कि ये होगा, फिर इस तरह से वजीर बल्दियात होंगे, फिर सेक्रेटरी, सबके तो नाम ले लेके कर रहे हैं, और फिर जिन लोगों पर ये इल्जामात लगा रहे हैं, यानी इन्होंने भी और डायरेक्टर्स पर इल्जाम लगा दिए, एक पंडोरा बॉक्स और खोल दिया है, तो वो भी तो तहकीकात तलब है कि कहीं 61 लाख रुपए दिए, कोई आदमी मंथली अभी भी ले रहा है जबकि वो है नहीं पोजीशन पे, तो ये इल्जामात भी तो अपने अंदर एक संगीन नौयत के। और फिर जो ड्राइवर और नायब कासिद का बयान आदिल उमर के बारे में आया, क्या आपको लगता है ये तो बहुत सारी चीजें जमा हो चुकी हैं? देखिए, कहीं ना कहीं से तो इस सारे मामले का आगाज करना पड़ेगा। अगर हुकूमत सिंध ने एक फैसला किया है 28 अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने का, तो हुकूमत सिंध की इस कमेटी को फौरी तौर पर इन 28 अफसरान के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। जो शवाहिद है, जो हकीकत है, वो सामने लानी चाहिए। इसी तरीके से अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर इनमें से कोई बेकसूर है तो वो लाजमन सी बात है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। लेकिन जो कसूरवार हैं, अगर उन्हें सजा मिलेगी तो आने वाले दिनों में जो दीगर अफसरान हैं उनकी भी हौसला शिकनी होगी, उनके खिलाफ भी तहकीकात होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और इसी तरीके से सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा जिससे शहर में जो खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात है वो बंद होंगी। इसके अलावा लोगों का माल जो बेज़ाब्ता तौर पर जो है वो लोग रिश्वत की मद में या ऊपर की कमाई की मद में दे रहे हैं और सस्ती जगह खरीद के पोर्शंस खरीद रहे हैं या छतों पे इजाफी माले डलवा रहे हैं, ये मामला भी रुकेगा। इससे लोगों की जान, जिस तरीके से अभी एक रिजविया का वाकया रहा, अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका अफसरान अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से सर अंजाम देते तो इस तरीके का वाकया रोनुमा नहीं होता। किस तरीके से 70-74 गज की जमीन के ऊपर 4 मंजिल 5 मंजिल बनाने की इजाजत दे दी गई। लाजमन सी बात है, ये बात हर फर्द जानता है कि जब एक फ्लोर डाला जाता है तो उसके हवाले से कुछ अमाउंट तय हुआ होता है, वो दे दिया जाता है। आज हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है कि इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस तमाम तर मामले को तहकीकात तक देखना चाहिए कि हुकूमत सिंध किस तरीके से तहकीकात करती है। हमने माजी में भी रिपोर्ट किया, अगर हुकूमत सिंध कोई अच्छा काम करेगी, करप्ट अफसरान के खिलाफ काम करेगी, तो हम हुकूमत सिंध को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी उस पॉजिटिव तमाम तर एक्टिविटीज को हाईलाइट करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत सिंध इन करप्ट अफसरान के मामले पर जो है वो खामोशी इख्तियार करेगी या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो लाजमन सी बात है वो भी खबरों में लाजमन सी ये बात है कि वो सामने आएगी, क्योंकि जो मुकर्ररा वक्त दिया गया है कमेटी को, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी सिफारिशात जमा कराएंगी। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो शवाहिद की रोशनी में करेंगे। अगर इन तमाम तर अफसरान को वो कमेटी बेकसूर बेगुनाह करार देती है तो आने वाले दिनों में यही खबरें हर जगह पर जो है वो आपको चलती नजर आएंगी। हम इस बात को रिपोर्ट करेंगे कि जी इन अफसरान के खिलाफ ये शवाहिद जो है वो नाकाफी है, इसलिए बरी कर दिया गया। और अगर इनके खिलाफ कोई शवाहिद है तो फिर इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी अफसरान के लिए ये निशान इबरत रहे। बहुत शुक्रिया जैन, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया अपनी तहकीकात से और हम सबको अपने जो पूरी सूरत-ए-हाल पर आपका तबसरा उससे आगाह किया। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये जी कि ये कहते हैं कि एक फ्लोर पर जो राशिद नारेजो जिनकी स्टेटमेंट सुनाई थी, एक फ्लोर पर 5-5 ऐसे बैठे अफसरान करप्ट। अब सवाल ये कि सवाल सिंध गवर्नमेंट के लिए कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इस नेटवर्क को किस तरह खत्म कर सकती है, क्या ये नेटवर्क मजबूत है, ये माफिया मजबूत है या सिंध गवर्नमेंट मजबूत है, ये भी फैसला जो है इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में हो जाएगा। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।